उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि व्हाट आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So let's start with homogeneous equilibrium, and then we will discuss about heterogeneous, and third one is application of equilibrium constant. उसके बाद हम ली चैटलियर प्रिंसिपल भी करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द टॉपिक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब देखो हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में क्या है बेटा, होमोजीनियस का क्या मतलब होगा, होमो दो वर्ड से मिलके बना है, होमो प्लस जीनियस। यहाँ पे होमो का क्या मतलब है, सेम। जीनियस का मतलब हम याद रखेंगे फेस, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो सेम फेस में हो, यानी कि पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज होंगी वो सारी क्या होंगी, सेम फेस में। जैसे मान लो N2 गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके क्या बनाती है, अमोनिया गैस। यानी कि ये तीनों ही स्पीशीज, एक सिंगल जो भी मॉलिक्यूल है N2, इनको हम स्पीशीज से डिनोट करते हैं। ये तीनों ही देखो आप सेम फेस में है, ऑल आर इन द सेम फेस। जब ये सेम फेस में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। सो द टर्म homogeneous equilibrium is used to describe reactions where all the species are in the same phase, जहां पे सारी species किस में हो, सेम फेस में हो। अब ये वाला एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, देखो H2 गैस है, I2 भी हमारे पास गैस है, तो ये 2HI में कन्वर्ट हो रही है, यानी ये भी गैस है। तो तीनों की तीनों स्पीशीज गैसियस में है, मीन सेम फेस है, तीनों का फेस क्या है हमारे पास, गैस है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे ही ऑल स्पीशीज आर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या रहेगा, ये भी एक्वस में है, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, और ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, सारी की सारी एक्वस फॉर्म में है। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं कि ये भी सेम फेस में है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, होमोजीनियस, होमोजीनियस नेचर की आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हम हेट्रोजीनियस की बात करेंगे, जहां पे हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, और जीनियस का क्या मतलब है, फेस, क्योंकि हम जीनियस को फेस याद कर रहे हैं। यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारी स्पीशीज सेम फेस में नहीं है बट डिफरेंट फेसेस में है, उसको हमने क्या बोल देना है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, ये सॉलिड है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट, और CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये भी सॉलिड, ये सॉलिड, बट दिस इज गैस। ये क्या है हमारे पास, गैस में है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, हेट्रोजीनियस का। क्यों, क्योंकि हमारे फेसेस क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट फेस में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इसका वही लिया हमने, CaCO3 सॉलिड में था, फिर इसने सॉलिड और गैस दिया, और यहाँ पे मरकरी सॉलिड में और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2HgO, यानी 2 ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड में। तो ये सॉलिड और ये गैस, यानी हमारे सारे के सारे जो स्पीशीज हैं वो एक ही फेस में नहीं है, डिफरेंट फेसेस में है। अगर वो डिफरेंट फेसेस में होते हैं तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। क्लियर, क्लियर अबाउट दिस। यस, ग्रेट। देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, N2 plus O2 give 2 of NO, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। मैं पोल रेस कर रही हूँ, पांचों बच्चे पोल में आंसर करेंगे कि ये किसका इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, एक बच्चे ने गलत वोट कर दिया, बोथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नहीं होगा बच्चे, दिस इज अ प्योरली होमोजीनियस। होमोजीनियस है क्योंकि देखो सारे ही गैसियस स्टेट में है,
सारी की सारी स्पीशीज सेम फेस में है, और जब सेम फेस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इसका हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। ठीक है, ग्रेट। नाउ कम टू दिस थिंग कि एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम बच्चे क्या स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन अक्कर होगी या नहीं, इज रिएक्शन गॉट अकर्ड और नॉट, रिएक्शन होगी या नहीं, या फिर रिएक्शन होगी तो उसकी क्या वैल्यू क्या रहेगी। सो टेंडेंसी फॉर अ रिएक्शन टू अक्कर, कितनी टेंडेंसी है उसकी रिएक्शन होने की या ना होने की, वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू से, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला था हमने, यस कोई मुझे बता सकता है कि के इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू थी। यस, के इक्विलिब्रियम के बच्चे क्या वैल्यू पढ़ी थी हमने, यस किसी को याद नहीं है के इक्विलिब्रियम के बारे में, नोबडी। यस कोमल, मैं माइक ऑन का ऑप्शन दे देती हूँ, यू ऑल कैन स्पीक, ताकि आप बोल भी सको। यस बताओ बेटा क्या था के इक्विलिब्रियम। मैम इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब आपका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो इक्वल अमाउंट में होती है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। यस वेरी गुड। तो के इक्विलिब्रियम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ बाय के बी। तो के इक्विलिब्रियम हमारे पास किसके इक्वल था, के ऑफ एफ बाय के बी के। अब इन्होंने क्या बोला है कि मान लो के की वैल्यू लार्जर देन 1 है, सपोज के की वैल्यू क्या है, लार्जर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है, के एफ बाय के बी ग्रेटर देन 1 होगा। यस, के इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन 1 है तो के एफ ग्रेटर देन के बी हो गया। तो के एफ इज ग्रेटर देन के बी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड से ज्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा है। अगर ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होती है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। यस, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा बेटा, इक्विलिब्रियम लाइज करता है राइट तरफ में। ठीक है, कैसे फॉरवर्ड क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाती है। तो अगर हमारी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हमें पता है के एफ बाय के बी होता है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब के एफ के बी से ज्यादा है, यानी फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन ज्यादा हो रही है, फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम लाई करता है किधर, राइट की तरफ। और अगर हम बोले कि के की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर हम यहाँ पे लेस देन 1 को डिनोट करेंगे, लेस देन 1 में क्या हो जाएगा कि के एफ बाय के बी लेस देन 1 है, तो उस केस में के बी की तरफ ज्यादा वैल्यू रहेगी, के बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है कि बैकवर्ड की तरफ है रिएक्शन, बैकवर्ड की तरफ क्या ज्यादा बनते हैं, प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन। देखो दोबारा से बात करते हैं, हमें के की वैल्यू दे रखी है के इक्विलिब्रियम की, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि के की वैल्यू बहुत स्मॉल है यानी लेस है, तो के एफ बाय के बी की वैल्यू भी लेस होगी, मींस के एफ की वैल्यू के बी से लेस होगी। अगर के एफ की वैल्यू के बी से लेस है यानी के बी क्या है, बैकवर्ड, बैकवर्ड वाली रिएक्शन ज्यादा हो रही है, मतलब रिएक्शन इस तरफ ज्यादा हो रही है, इस तरफ ज्यादा हो रही है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बनाएगी वो, तो इस केस में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और रिएक्शन किसकी तरफ रहेगी, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। और अगर मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट है, यानी के की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट होते हैं। और अगर के की वैल्यू ग्रेटर है यानी के एफ बाय के बी ग्रेटर है, तो मतलब के एफ की वैल्यू के बी से ग्रेटर है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा,
तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से कम, और रिएक्शन किस तरफ जाएगी, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ। देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन राइट डायरेक्शन। ये बताओ मुझे क्लियर हुई ये बात सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, ये सबको क्लियर है? यस, वेरी गुड। नाउ कम टू अनदर थिंग, कि अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, एक और एप्लीकेशन जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे कि डायरेक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इस पर्पस के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक नई टर्म है हमारे पास रिएक्शन कांस्टेंट के नाम से। देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड रिएक्शन कांस्टेंट, जिसको हम क्यू वैल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्यू वैल्यू से। तो इस पर्पस के लिए हम क्या निकालने वाले हैं, रिएक्शन कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि क्यूसी और केसी की वैल्यू एक तरह से क्या होती है, सेम होगी। हमें पता है केसी भी हम कैसे निकाल रहे थे, मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी में केसी कैसे निकाला था, कि सी रेज टू द पावर इसके कोफिशिएंट, डी रेज टू द पावर डी, बी रेज टू द पावर बी, और ए रेज टू द पावर ए। दिस इज केसी। और क्यूसी क्या था हमारा, क्यूसी का क्या मतलब है, ये भी सेम चीज है, सी रेज टू द पावर m1 कर दिया, डी रेज टू द पावर m2, ए रेज टू द पावर n1, बी रेज टू द पावर n2। मतलब क्यूसी भी हम सेम तरीके से निकाल रहे हैं और केसी भी सेम तरीके से निकाल रहे हैं। तो क्यूसी और केसी डिफरेंट क्यों है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूसी एंड केसी, कोई बता सकता है? क्यूसी और केसी में क्या डिफरेंस है? यस, वेरी गुड नीरज। केसी वैल्यू सिर्फ जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना बेटा, तभी लेते हैं हम। केसी का मतलब इक्विलिब्रियम पे आप वैल्यू ले रहे हो, और क्यूसी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पीरियड पे, किसी भी पॉइंट पे जब आप वैल्यू लेते हो तो हम उसको बोलते हैं क्यूसी। और अगर सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पे लेते हैं देन इट इज कंसीडर्ड एज केसी, उसको हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? यस, दैट्स ग्रेट। तो अब हमने क्या कर दिया, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अगर क्यूसी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन केसी है तो सिस्टम कैसे प्रोसीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट। अगर क्यूसी की वैल्यू बेटा केसी से ज्यादा होगी तो सिस्टम किधर की तरफ जाएगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्यूसी की, तो बैकवर्ड रिएक्शन होती है। अगर दोनों इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर हमारी केसी की वैल्यू ज्यादा होती है, केसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो सिस्टम किधर प्रोसीड करता है, लेफ्ट टू राइट, इक्विलिब्रियम पे रीच करने के लिए, ठीक है। सिस्टम प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू रीच इक्विलिब्रियम। तो वो चीज, ये चीज तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं, दीज आर टू बी रिमेम्बर्ड पॉइंट, कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा होती है तो सिस्टम क्या करता है, राइट टू लेफ्ट जाता है इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए। अगर दोनों की इक्वल होती है तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा, और अगर केसी की ज्यादा होती है तो लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, उसकी रिएक्शन कैसे होती है, फॉरवर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। देखो क्यूसी अगर केसी से लेस है, केसी बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ। बिफोर इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम से पहले वो क्या ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो वो प्रोडक्ट की साइड मूव करता है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर एक बार इक्विलिब्रियम बनने के बाद क्या होता है कि अब वो रिएक्टेंट की तरफ जाता है। तो क्यूसी क्या है, ग्रेटर होती है केसी से, तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शन की उसकी साइड कौन सी होगी। क्लियर ये सबको? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस कोमल, फॉर श्योर बेटा, here you go. क्लियर? ओके।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, केपी और केसी की। केपी और केसी को हम कैसे निकाल सकते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। देखो कैलकुलेशन ऑफ केसी या केपी में हम कैसे करेंगे, 3 मेथड्स है हमारे पास। या तो हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को ले लें गैसियस फेस में, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेस, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये 3 केसेस से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेस कैसे निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेस। तो कैलकुलेशन करनी है हमने केसी की। देखो सबसे पहले हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली कि N2 और O2 जो है वो हमें 2 ऑफ NO दे रहे हैं, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, 2 ऑफ NO मॉलिक्यूल। तो हमने क्या बोला, इनिशियल मोल इसका A था, इसके पास B थे, इसके पास 0 थे। ठीक है, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल में A है, इसका B है और इसके 0 है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनिशियल कंडीशन पे प्रोडक्ट नहीं होता, और अगर प्रोडक्ट नहीं होता बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं होंगे। ठीक है ना, जब प्रोडक्ट ही नहीं होता तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बात क्या आ जाता है कि इक्विलिब्रियम पे हमने क्या पढ़ा था कि जितने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे, मान लो प्रोडक्ट ने +10 से इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट उतने ही नंबर ऑफ मोल से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर वो A था तो वो क्या हो जाएगा, A-10 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट जितना इंक्रीज करता है उतना ही रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करता है। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या रहेगी, इसने x इंक्रीज किया, अब 2 मोल्स थे तो 2x हो गया, और ये x माइनस हो जाएंगे कि ये उतना ही डिक्रीज हो गए। ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है Kc की वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये सारे नंबर ऑफ मोल्स को हम V से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका एक्टिव मास या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास को हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं कि कितना अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। एक्टिव मास क्या था कि कितना मास अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही होती है। वो हमने निकाल लिया A-x/V, B-x/V, और ये क्या हो गया हमारे पास 2x/V। अब हमें पता है कि Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कोफिशिएंट जो है वो पावर में चला जाता है, यानी NO का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा N2 और O2। अब NO की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x/V का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं 2x/V का स्क्वायर, A-x/V और B-x/V। इसको सॉल्व करेंगे 4x²/V², ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा V² A-x B-x, V² से V² कैंसिल हो गया, यू विल गेट द वैल्यू 4x² A-x और B-x। तो ये आ गई हमारे पास Kc की वैल्यू। तो Kc की ये वैल्यू क्या शो करती है कि ये इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से। ठीक है ना, कि दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर, कि किसी चीज का कितना वॉल्यूम है Kc उस पर डिपेंड नहीं करती, इट जनरली डिपेंड ऑन द number of moles itself. So this is how you can calculate the value of Kc. बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Yes, anyone having any doubt up to this? No, that's great. आजाद को क्लियर है, नीरज को, कोमल को, पूजा को। हर्ष नहीं बोल रहा, हर्ष बेटा क्लास में है या सो रहा है थोड़ा? हर्ष, यस मैम, ठीक है, चलो वेरी गुड, ओके। सो दैट्स, नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ केपी की। केसी के साथ साथ हम अब केपी की भी करेंगे, यानी प्रेशर के रिगार्डिंग। तो वो चीज सेम रखी, इनिशियल मोल ए बी 0 कर लिया हमने, फाइनल मोल्स हमारे पास क्या आ गया, वही चीज आएगी, फाइनल मोल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, A-x B-x और 2x। अब केसी में बच्चे हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज करी थी, केपी में हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर, जैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमने करा था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा
कि मान लो अगर आपको K ऑफ N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स N2 के दिए हैं इनटू प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किससे डिवाइड करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इन तीनों को प्लस कर लो, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। ये x माइनस एक्स ने माइनस 2x बनना था, तो ये प्लस 2x के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए, a प्लस b। यानी कि अगर हमें p ऑफ N2 निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 a माइनस एक्स इंटू p डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास पार्शियल प्रेशर निकालने का। फॉर्मूला क्या रहेगा कि जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, जो आपके फाइनल मोल आए किस पे, इक्विलिब्रियम पे, उनको प्लस करके। ठीक है, तो यही चीज आ गई, P ऑफ N2, P ऑफ O2 और P ऑफ NO। तो Kp की वैल्यू क्या है, वही चीज PNO स्क्वायर, यानी कि 2xp अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर इन डिवाइड में a माइनस एक्स a प्लस बी इंटू पी, फिर b माइनस एक्स इंटू पी अपॉन a प्लस बी। सॉल्व करोगे आपके पास ये आएगा 4x स्क्वायर पी स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर। इसको भी उल्टा ले जाओ, ऊपर जाके ये भी a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और p इंटू पी भी क्या हुआ, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसल, a प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आया 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ये वैल्यू और यही वैल्यू हमने Kc के लिए भी निकाल ली थी। तो इसका मतलब जो Kp है टर्म वो भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो Kp और Kc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ऑलमोस्ट इक्वल ही आ गई। जो वैल्यू Kp की आई वही वैल्यू हमारे पास किसकी रही, Kc की। ये वाला क्लियर हुआ, अब Kp वाला क्लियर हुआ सबको, फटाफट से बता दो मुझे, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट, यस एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, नहीं है ना? दैट्स ग्रेट। नो नो, नॉट इन ऑल केसेस, ओनली इन इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बेटा, ओनली एट इक्विलिब्रियम ये इक्वल होंगे। ये फॉर्मूला सेम होगा, बस ये है कि वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, आपकी एक्स की वैल्यू दोनों में डिफरेंट हो सकती है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ओके कोमल, ओके। सो ये अब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल करेंगे। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए एक बारी दोबारा से मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। Yes, now we will discuss about very important topic that is conclude as ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा कि व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वी विल स्टडी इन ली चैटलियर प्रिंसिपल। सबसे पहले जो इफेक्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। देन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट रहता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का कैसे इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर को चेंज करने से, वॉल्यूम को और कैटालिस्ट को। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हमें यही डिफाइन करता है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को। सो लेट्स स्टार्ट विद ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो इसको हम एक जनरल एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक डॉग था, ठीक है, वो बेचारा आराम से बैठा है, कोई एक शैतान सा बच्चा आता है और उसको पत्थर मारता है। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, उसको शैतान सा पत्थर मार रहा है।
अब डॉग क्या करता है, डॉग ज्यादा दूर जाने की बजाय ना नियर बाय उसको लगता है जो सेफेस्ट प्लेस है वहां जाके छुप जाता है, ठीक है ना। और उसको लगता है कि जब ये वापस चला जाएगा बच्चा, मैं फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा, क्योंकि दिस इज लाइक अ होम टू हिम। ये उसका एक तरह से मान लेते हैं ये उस डॉग का घर था, तो वो नियर बाय सेफेस्ट प्लेस पे दोबारा आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ली चैटलियर की भी क्या कहती है कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम पे कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम में, यानी कि इक्विलिब्रियम में कैसे कह सकते हैं हम, मान लो कि मैंने बोला कि मेरा प्रेशर 300 बार था और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इस पे इक्विलिब्रियम मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब मैंने कोई प्रेशर बढ़ा के 330 बार कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, 30 बार वो प्रेशर को बढ़ा दिया। अगर हम उस प्रेशर को बढ़ा देते हैं बेटा, कि अगर मैंने क्या करा, कोई चेंज अप्लाई करा किसी भी सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में, आप क्या कह रहे हो कि तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे उस चेंज का जो इफेक्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि डॉग बहुत ज्यादा दूर भागने की बजाय क्या करता है, सेफेस्ट जो सबसे नजदीकी सेफेस्ट प्लेस होता है ना उधर चला जाता है। ऐसे ही जब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन होता है और हम क्या करते हैं, कोई चेंजेस अप्लाई करके उसको शिफ्ट करते हैं किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है, ये उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है ना। इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज अप्लाइड, तो जो उसके इफेक्ट है उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पे मिनिमम उसके ऊपर असर पड़े। क्यों मिनिमम पड़े, ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है उस कंडीशन में अगेन गेन कर सके। सो व्हाट इज आवर ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम कैसे पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंजेस अप्लाई करें, if a change is applied to the system at equilibrium, then equilibrium किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect, जहां पे वो उन इफेक्ट के चेंजेस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है ना। यानी अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। उस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम जहां पे टेम्परेचर कम हो रहा हो, ताकि इक्विलिब्रियम जो है दोबारा से उन्हीं नी कंडीशंस पे एस्टेब्लिश कर सके, हम दोबारा बना सके इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ ली चैटलियर प्रिंसिपल सबको? यस, ली चैटलियर प्रिंसिपल समझ आया थोड़ा थोड़ा? जतिन लेट हो गया शायद, है ना, जतिन लेट हो गया बेटा आज, क्या बात, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल में अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। सबसे पहला है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दे किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। सेकेंड है अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें। थर्ड, अगर प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम, या फिर हम इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट को ऐड कर दे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर दे, तो इन सबके इफेक्ट को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला बच्चे हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज इंक्रीज, अगर हम किसी भी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस में शिफ्ट होगी, जिस तरफ वो डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, इन दैट डायरेक्शन विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो ये ट्राई करे कि अब वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे वो क्या करे, विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे उसको लगे कि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या रहता है वैल्यू, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन बेटा मोल्स और वॉल्यूम पे डिपेंड है तो यू कैन चेंज इट ड्यू टू आप इसको टू मेथड से चेंज कर सकते हो, या तो आप उसके मोल्स चेंज कर दो या आप उसका वॉल्यूम चेंज कर दो,
ठीक है ना। हम दो तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, या हम उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दें या वॉल्यूम। अब क्या कहना है कि अगर हम चेंज करते हैं वॉल्यूम, इफ वी चेंज द वॉल्यूम देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे, अब मान लो कि मेरे पास एक बैग है जिसमें ब्लू बॉल्स हैं, रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है, तो मैं आपको क्या कहती हूँ, ये मेरी ब्लू बॉल है, ये रेड है और ये ग्रीन है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें चेंजेस कर दो, अब एक बच्चा क्या कहेगा कि मैं पूरा बैग ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वो बैग चेंज करेगा, अब ब्लू बॉल्स को, रेड बॉल को, ग्रीन बॉल को किसी दूसरे में शिफ्ट करेगा, मतलब वो पूरे के पूरे सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब अगर चेंज ही करना है तो कोई बच्चा बोले कि रेड बॉल्स निकाल के मैं ब्लैक डाल देता हूँ, कि रेड बॉल्स की जगह मैं ब्लैक बॉल्स डाल देता हूँ, तो भी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, तब भी तो हमारा सारा का सारा इक्विलिब्रियम वो हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। तो हम दोनों सिस्टम कर सकते हैं, या तो हम वॉल्यूम चेंज कर दें, अगर हम चेंज करेंगे वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की चेंज होगी। अब मैंने क्या कहा कि इफ वी चेंज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करूंगी, देन ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज, तो सिर्फ उसी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे तो इफेक्ट होगा ना बेटा। चाहे आप, अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो हर एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है ना, हर एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास सबकी होगी चेंज। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दें तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन उसी की चेंज होगी। तो ये हमारे लिए इजी अप्रोच होगी कि हम किसी पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करें, चेंज करें। ठीक है, तो हम यही अप्रोच लेके चलते हैं कि इफेक्ट क्या होगा जब हम चेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। अब हमें पता है कि उसी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये चीज देखेंगे, मान लो आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, आपने नंबर ऑफ मोल्स किसके बढ़ा दिए, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के कुछ नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिए, मान लो एक्स बढ़ा दिए, तो अगर मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाती हूँ, अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं बेटा, तो क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, यस। अगर हम डिनोमिनेटर नीचे वाली कोई वैल्यू बढ़ाए तो कंपैरेटिवली हमारी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, यस बताओ। ये कौन सा टाइम था जतन सोने का, ये कौन सा टाइम है सोने का, डिक्रीज, ठीक है बिल्कुल सही। तो बेटा हमारी अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्यूसी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी क्यूसी की वैल्यू केसी से लेस है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा थी तो हमने पढ़ा था रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो इस केस में इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम रिएक्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम प्रोडक्ट की रिएक्शन को, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दें, अगर हम प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि क्यूसी की वैल्यू क्या कर रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ऊपर वाली चीज में ही ऐड कर रहे हो तो वो इंक्रीज कर रही है। और अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा होती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों चीजें हम याद रखेंगे। ओ ओके ओके जतन, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, टेक केयर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आपको याद रखने हैं कि अगर हम रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या करता है, शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, फॉरवर्ड की तरफ। और अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो वो ऑब्वियसली रिएक्टेंट बनाने को अप्रोच करेंगे, तो वो किधर डायरेक्शन को शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में। ठीक है, अब एक चीज आई कि अगर मैंने रिएक्टेंट भी बढ़ा दिए, मान लो मैंने C प्लस एक्स डी कर दिया और मैंने प्रोडक्ट भी बढ़ा दिए, तो वो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव करेगा, जिसको मैं ज्यादा बढ़ाऊंगी। मान लो मैंने C में +10 करे
और ए में सिर्फ +2 करे तो वो तो अप्रोच करेगा ना, प्रोडक्ट ज्यादा है उसमें, तो प्रोडक्ट जब ज्यादा होते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ रीच करता है। और अगर दोनों को हम एक साथ इक्वली बढ़ाए, दो इक्विलिब्रियम अपना नया इक्विलिब्रियम जिस डायरेक्शन में अटेन कर सकता है उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ नंबर ऑफ मोल्स वाला? यस, किसी को कोई डाउट यहां तक? सिर्फ पूजा और जतिन को, नीरज, आजाद, हर्ष, कोमल, बेटा कोई डाउट? हर्ष एंड कोमल को क्लियर है? लास्ट पॉइंट में बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आप इक्वली इंक्रीज करते हो, आप मान लो आपने कॉन्सेंट्रेशन में भी उतने ही इंक्रीज करे, प्रोडक्ट में भी 10 कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज कर दिए, 10 ही प्रोडक्ट में, तो इक्विलिब्रियम फिर किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है? वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां से वो अपना नया इक्विलिब्रियम जो है इजिली बना सके, है ना। इजी जिस वे में अप्रोच होगा उसका नए इक्विलिब्रियम की तरफ, तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्टिंग दिखाएगा। ठीक, चलो अब एक और चीज हमने ध्यान में रखनी है कि एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट, किसी भी सॉलिड कंपोनेंट की एडिशन जो है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये एक रूल है, ये हमें याद रखना है। दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो अगर जैसे ये रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमारी केसी वैल्यू होनी तो CO2 CaO और CaCO3 चाहिए थी, लेकिन सॉलिड वालों की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम ये वैल्यूज लेते ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या लेते हैं कि Kc इज इक्वल टू CO2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन Kc एंड Kp, तो इस वजह से ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालते इक्विलिब्रियम पे। क्लियर? तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर हम रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज आवर कंक्लूजन अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ सबको? यस। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोई चीज हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है? जहां पे वो उसको डिक्रीज कर सके। यानी कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो, ताकि ओवरऑल बैलेंसिंग बनी रहे। If temperature increases, then reaction shift in that direction where temperature decreases. तो वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां पे टेम्परेचर क्या हो? डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तभी तो जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज होगा, दोबारा से वो इक्विलिब्रियम में आएंगे ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रिएक्शन भी इंक्रीज की तरफ जा रही है तो दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सपोज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर ये बात सबको? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाली भी? यस, वेरी गुड। अब हम बेटा एक और पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है ये हमने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो होती है जिसमें हीट क्या हो? रिलीज हो। जहां पे हीट क्या हो रही हो? रिलीज हो रही हो। जहां हीट रिलीज होती है बच्चे, वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। डेल्टा एच वुड बी नेगेटिव इन दैट केस। तो इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। आप इसको ऐसे याद रखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ना हमें FD करवानी पड़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम क्या करा के रखेंगे? FD। अब FD का क्या मतलब है? FD का मतलब है D स्टैंड फॉर डिक्रीज और F स्टैंड फॉर फॉरवर्ड, कि अगर कोई टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है। तो इसको हम FD के नाम से याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक की हम क्या कराएंगे? FD कराएंगे। FD मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कब? जब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं कि टेम्परेचर इज डिक्रीज, कि जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो वो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब एफडी तो कर ली, फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रहा है बेटा तो बैकवर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये इस तरह से हम याद रखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, फॉरवर्ड, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रिएक्शन कैसी होती है, बैकवर्ड। ठीक, क्लियर, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हुए कि मैंने आपको याद करने की टेक्निक भी बता दी, अब कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है ना। इस टेक्निक को दिमाग में रखना है ताकि हम भूल ना जाएं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। तो सीधी सीधी बात याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक की तो एफडी करानी होती है। एफडी का क्या मतलब कि अगर डिक्रीज कर रहे हो तो फॉरवर्ड, और डिक्रीज पे फॉरवर्ड है तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज पे क्या होगा, बैकवर्ड होगा। यानी रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। इंक्रीज करने पे डिक्रीज वाले में, डिक्रीज करने पे इंक्रीज वाली साइड, ठीक है। क्लियर ये बात सबको, यस, इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रखनी है, अगर हमारे पास बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ए से बी और बी से ए बन रहा है, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड वाली एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड वाली हमारे पास एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगी, एंडोथर्मिक। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक में रिएक्शन जनरली शिफ्ट होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है। सो दिस इज, ये आपने डिपेंड करना है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे तो ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तब बैकवर्ड होती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड होगी, ठीक है। सो ये दो पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड रखेंगे। और अगर हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारी एंडो होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो हीट एब्सॉर्ब करती है। ये हमने पढ़ी थी ना, जो हीट क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। और इस केस में हमारा डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इन केसेस में डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये उससे उल्टा है, एक्सो की तो हमने एफडी कराई थी, ये याद रखना एफडी से उल्टा होगा, एफडी का उल्टा, यानी कि अगर फॉरवर्ड है तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंडो में उससे उल्टा होगा, फॉरवर्ड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन अंडरगोस फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन एंडोथर्मिक रिएक्शन गोस बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में ये डिक्रीज करती है और फॉरवर्ड में इंक्रीज करती है। तो ये दो पॉइंट हम याद रखेंगे, उसी से उल्टे याद रखने हैं आपने, ठीक है। एक्सो से बिल्कुल उल्टा चलेगा एंडो, और रिएक्शन वही शिफ्ट होगी जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, देखो N2O4 बच्चे 2NO2 दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि NO2 डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, यानी रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। फर्स्ट ग्राफ नहीं, ये फर्स्ट केस है हमारा कि N2O4 डिक्रीजेस विद टाइम एंड NO2 इंक्रीजेस विद टाइम until equilibrium is established, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। और सेकंड केस हमारा क्या कहता है कि ऑन हीटिंग जो कंजम्पशन है N2O4 की, जैसे जैसे हम हीट करते रहेंगे तो N2O4 की कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी कि उसकी अमाउंट तो कम होगी क्योंकि वो अब यूज्ड अप होता जा रहा है, वो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी और NO2 की फॉर्मेशन बढ़ेगी। सो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दिस मींस हीट इज एब्सॉर्ब, तो इसका क्या मतलब है, हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब। तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कौन से वाला, नहीं एक्सो और एंडो वाला कह रहे हो बेटा, याद करना पड़ेगा। नहीं, याद क्यों करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई तो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट प्लीज।
यस, देखो बेटा कंफ्यूज क्यों होना है। मैंने आपको एक बात बताई कि एक्सो की हमने करा ली एफडी। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है कि एक्सो की एफडी का क्या मतलब है। रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। बैकवर्ड कब होगी, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। ये तो हमें याद हो गया। अब एंडो में इसका उल्टा होगा। एंडो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। उसमें फॉरवर्ड में डिक्रीज कर रही थी, इसमें फॉरवर्ड में इंक्रीज करेगी, और बैकवर्ड में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिर्फ ये 4 पॉइंट ही तो ये आपको याद रखने हैं, और मैंने तो आपको ट्रिक भी बता दी, तो इसमें इतना क्रैमिंग वाला आया नहीं है ना। तो ये सबको क्लियर हुआ। यस, यहाँ तक सबको क्लियर है, एक्सो और एंडो तक। यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस। वांट होप वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तक ही आज करेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, देन ही और शी कैन आस्क। क्लियर है यहाँ तक सबको?